हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंदड़ा और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आईएससी क्लास 12 कॉमर्स वालों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सीरीज, जहां पर वी स्टार्टेड ऑफ विद द चैप्टर प्लानिंग। और प्लानिंग के पिछले दो पार्ट्स में वी हैव कवर्ड मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अगर आप लोग में से किसी ने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो डू चेक इट आउट। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में पिंग कर देगा। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे आपको एमसीक्यूज, केस स्टडीज, डायरेक्ट क्वेश्चन सब कुछ एग्जाम में देखने मिल सकता है, विच इज टाइप्स ऑफ प्लान। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस डिटेल डिस्कशन के बाद आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग अ पर्टिकुलर वीडियो जहां पर हम लोग इन सारे टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग के संग। देखिए, टाइप्स ऑफ प्लान को समझने के लिए आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, विच इज स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में। When we discussed steps of planning के थर्ड लास्ट स्टेप में we discussed about preparing derivative plan। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा ताकि आप सारे के सारे सेशन से कनेक्ट कर पाओ। तो वी आर स्टार्टिंग, हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव प्लान। डेरिवेटिव प्लान मतलब होता है किसी भी एक बड़े प्लान को अचीव करने के लिए हम लोग को बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लान्स बनाने पड़ते हैं। आज हम लोग उन टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में पढ़ने वाले। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लान जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं सर व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट व्हिच वी वांट टू अचीव। वो एक गोल है। हालांकि हम बाद में आप लोगों को समझाएगा दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव में भी फर्क होता है, बट एक बार के हम लोग मानते हैं सर ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट। कहां पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं, वेयर डू वी वांट टू रीच एट द एंड। Objectives are the end result which an organization wants to achieve। और ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग नहीं पता करेंगे तो हम लोग अपने प्लान को कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जितने भी आपके मैनेजमेंट के एक्टिविटीज है, जितने भी आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस है, ऑल आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। सारे को बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर ऑल डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, प्रॉब्लम ना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक सिंगल ऑब्जेक्टिव तो प्रॉब्लम है ही नहीं, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी सिंगल ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। इट मे हैव ऑब्जेक्टिव लाइक से फॉर एग्जांपल उनको सर्वाइवल इज एन ऑब्जेक्टिव, growth is an objective, profit is an objective, yes, service to society is an objective। An organization at any point of time may have multiple objectives। say an organization wants to survive, किसी का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ करना, किसी का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कटिंग, किसी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को सर्व करना। और ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में प्रायोरिटी क्रिएट करना कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को पहले किस ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देना है, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आई होप आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, सबसे पहला बात, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। आपको क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो। और जितने भी मैनेजमेंट के एक्टिविटीज है, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, सर फंक्शन मतलब वही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दीज आर ऑल डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज यू हैव टू फिक्स प्रायोरिटी कि किस ऑब्जेक्टिव को आपको पहले प्रायोरिटी देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के फीचर्स पे। देखिए, ऑब्जेक्टिव के फीचर को याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसमें एक निमोनिक आप याद रख सकते हो, SMART। सर ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, सर ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। सर एस मतलब ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर होना चाहिए कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव है सेल्स को 10% से बढ़ाना, सर मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को 5% से इंक्रीज करना, मेरा ऑब्जेक्टिव है अपने कॉस्ट को 5% से कम करना। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड शुड ऑलवेज बी मेजरेबल। इफ आई एम सेइंग मेरे को अपने सेल्स को बढ़ाना है, इट्स क्लियर, बट इट्स नॉट मेजरेबल। हाउ विल आई मेजर इट कि क्या मेरा सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इट शुड ऑलवेज बी क्लियर, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी टाइम बाउंड। इफ आई से मेरे को अपने सेल्स को बढ़ाना है 10% से, सर कितने टाइम में,
कितने टाइम में, एक वीक में, एक साल में, 6 महीने में, एक क्वार्टर में, कितने टाइम में? तो शुड ऑलवेज बी टाइम बाउंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल. क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता है, हम लोग आगे सेशंस में देखेंगे. 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. कम ऑन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. ऑब्जेक्टिव सेट कौन करता है? सर टॉप लेवल. ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? टॉप लेवल. लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का काम किसका होता है? लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हमारे वर्कर्स का, हमारे एम्प्लॉइज का, इनका. तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल करने वाला है वो लोग एक्सेप्ट ही ना करें तो ऑब्जेक्टिव कभी भी फुलफिल नहीं होने वाले. एंड बोलता है ऑब्जेक्टिव हमेशा चैलेंजिंग होना चाहिए. यू सेट एन इजी टारगेट, नहीं होगा. यू हैव टू सेट अ चैलेंजिंग टारगेट बट इट शुड बी ऑलवेज अचीवेबल. ऑब्जेक्टिव वो सेट करो जो चैलेंजिंग हो बट आपके औकात के अंदर हो. इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग अचीव्ड. चैलेंजिंग होना चाहिए. इजीली अचीव हो जाए तो फिर वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. चैलेंजिंग रखो बट इट शुड बी अचीवेबल. तो इसी के संग हम लोग खत्म करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले पहले प्लान को. प्लीज फटाफट फास्ट एक बार रिवीजन देखिए क्या होता है. सर ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड, ऑब्जेक्टिव्स आर दी रिजल्ट जो हम लोग को अचीव करना है, पहला पॉइंट. सेकंड, मैनेजमेंट के जितने भी एक्टिविटीज, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस, दे आर ऑल directed towards achievement of objective. Now multiple objective creates a problem. Sir क्या क्या हो सकते हैं multiple objective? Sir survival can be an objective, cost can be an objective, cost cutting may be, profit maximization, service to society. These are various objective of an organization. And fixing priorities between objective creates a bigger problem. और features हमने ध्यान रखा, objective should always be smart, it should be specific, it should be achievable, measurable, acceptable, and it should always be time bound. इसी के संग हम लोग खत्म करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले प्लान को. एक और इंपॉर्टेंट बात, सर गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क है? देखिए गोल इज समथिंग which is not very clear, not very precise, not measurable. जैसे मैंने आपको बोला मेरे को ना अपने सेल्स को बढ़ाना है, मेरे को कॉस्ट को कम करना है, दिस इज गोल. बट जब मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को अपने सेल्स को बढ़ाना है 10% से एक क्वार्टर के अंदर, दिस बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव. सो जब भी नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग गोल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों को वर्ड साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं कि एक ही बात है, चल कुछ भी बोलते, बट ऐसा नहीं होता है. गोल्स आर नॉट एज क्लियर एंड प्रिसाइज एज ऑब्जेक्टिव्स आर. आई थिंक आप लोगों को मेरा बात क्लियर है. हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, नेक्स्ट प्लान की तरफ, विच इज स्ट्रैटेजी. देखिए सर स्ट्रैटेजी क्या होता है? सर स्ट्रैटेजी मींस डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म होता है. स्ट्रैटेजीज are always long term in nature which have short term implication. उसको हम लोग अप्लाई शॉर्ट टर्म में करते हैं बट दीज आर लॉन्ग टर्म. तो सर स्ट्रैटेजी क्या होता है? सर स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. और उन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वी हैव टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड कोर्स ऑफ एक्शन. एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है. सर सबसे पहले डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और उसके हिसाब से फॉर्मुलेट बनाओ क्या? सर एक कोर्स ऑफ एक्शन, यूनिफाइड कोर्स ऑफ एक्शन. किस चीज का? सर एक्विजिशन का, एलोकेशन का एंड यूटिलाइजेशन. सर एक्विजिशन लेना, एलोकेट उसको बांटना, यूटिलाइजेशन यूज करना, किस चीज का? रिसोर्सेस नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनेगा. सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? स्ट्रैटेजी. सर स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और उन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वी हैव टू फॉर्मुलेट एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. वी हैव टू फॉर्मुलेट एन यूनिफाइड कोर्स ऑफ एक्शन. वी हैव टू फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड कोर्स ऑफ एक्शन. सर फॉर व्हाट? सर फॉर एक्विजिशन, for allocation and utilization of what? Resources to achieve the organizational objective. सर स्ट्रैटेजी को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, बोलता है सर स्ट्रैटेजीज आर ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजायर डेस्टिनेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पहुंचना चाहता है, उसका जो डिजायर डेस्टिनेशन है उसको अचीव करने के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है. जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने के पहले हम लोग उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन कहां पहुंचना चाहता है उस चीज को अचीव करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिस ब्लूप्रिंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी. अब बात करते हैं सर इसके फीचर्स के बारे में. सबसे पहले सर स्ट्रैटेजी को बनाता कौन है? सर स्ट्रैटेजी को हमेशा कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट. जो टॉप मैनेजमेंट होगा ना वो हमेशा स्ट्रैटेजी को बनाएगा. सर स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए? सर फ्लेक्सिबल होना चाहिए. सर क्यों? सर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा ना, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा ना तो स्ट्रैटेजी को भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. फ्लेक्सिबल होना चाहिए. उसके बाद सर कैसे बनाते हैं? स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस सेट, इन सब चीजों को समझने के बाद. सर इट इज ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड एंड इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू कोप विद द कंपटीशन. अपने कंपटीशन को डिफाई करने के लिए, कंपटीशन को ब्रेक डाउन करने के लिए, कंपटीशन से लड़ने के लिए हम लोग अपने स्ट्रैटेजी को जो है वो बनाते हैं.
तो आई थिंक आप लोग को इसका सारा फीचर्स क्लियर है। और एक बात, अगर आप लोग चाहो तो इसके रनिंग नोट्स लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, जैसा आपको ठीक लगता है, बट कॉन्सेंट्रेशन एकदम चरम सीमा पे। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ, विच इज पॉलिसी। सर व्हाट इज अ पॉलिसी? सर व्हाट इज अ पॉलिसी? सर पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। सर पॉलिसीज क्या है? सर पॉलिसीज आर स्टेटमेंट, ये कुछ लिखे हुए पॉलिसीज है जिसके थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर पॉलिसीज क्या करता है ना, पॉलिसीज एक बाउंड्री क्रिएट करता है, एक दायरा क्रिएट करता है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। जिस दायरे के अंदर, जिस बाउंड्री के अंदर, जिस फ्रेमवर्क के अंदर हमको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होता है, डिसीजन लेना होता है। So sir, what are policies? Policies are general statement of guidelines for decision making, and they create boundaries or define the boundaries within which decisions are to be made, within which plans are to be executed. So very important line, sir. What are policies? Policies are general statement of guidelines फॉर डिसीजन मेकिंग। वो क्या करते हैं सर? एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आपको अपने डिसीजन को लेना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स है। मैकडॉनल्ड्स एक वेल नोन ब्रांड, उनका अपना एक पॉलिसी है कि हम लोग किसी भी ऐसे इंसान को मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी नहीं देंगे जिसके पास ऑलरेडी पहले से एक फास्ट फूड चेन का फ्रेंचाइजी है। अगर आई हैव अ फास्ट फूड फ्रेंचाइजी ऑफ डोमिनोज, तो मैकडॉनल्ड्स मेरे को अपना फ्रेंचाइजी नहीं देगा। ये क्या है? ये मैकडॉनल्ड्स का पॉलिसी है। पॉलिसी क्या हो गया सर? एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ गाइडलाइन, ताकि वो डिसाइड कर सके कि मैकडॉनल्ड्स को किसको फ्रेंचाइजी देना है, किसको नहीं देना है। एक दायरा क्रिएट करे, बाउंड्री क्रिएट करे, जिसके अंदर आपको अपने डिसीजंस को लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए सर, इन जनरल हम लोग जितने भी प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं उनको हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक टाइप ऑफ प्लान होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान, और एक प्लान होता है आपका वन टाइम या फिर सिंगल यूज प्लान। सर स्टैंडिंग प्लान मतलब जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं, और वन टाइम जिसको एक ही बार यूज करते हैं। तो आप सोच के बताओ पॉलिसी क्या होगा? सर पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान, बार बार हम लोग अपने पॉलिसी को यूज करते हैं। एंड इट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल। पॉलिसी हर लेवल के लिए बनता है, टॉप लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए, लोअर लेवल के लिए, हर एक लेवल पे पॉलिसी बनता है। सर पॉलिसी हमेशा क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। पॉलिसी में कोई भी रूम ऑफ इंटरप्रिटेशन, गेस वर्क के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए जगह नहीं होना चाहिए। पॉलिसी जब भी एक कंपनी बनाता है तो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल प्रिसाइज बनाता है। सब पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट, हर दिन पॉलिसी चेंज नहीं होना चाहिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होना चाहिए। अगेन सेम, बिजनेस एनवायरनमेंट अगर बदलेगा तो आपको अपने पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा। पॉलिसीज कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय डेलीगेशन। आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी मैंने बना दिया, इसको फॉलो करना है, इसको आई कैन डेलीगेट। मैं आपको बोल सकता हूं दैट देखो मैंने ना पॉलिसी बना दिया है, नाउ यू फॉलो इट, इट कैन बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट, नॉट बेस्ड ऑन द मूव ऑफ कॉम्पिटिटर। जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाया जाता है कॉम्पिटिटर के एक्शन को कोप करने के लिए, पॉलिसी कॉम्पिटिटर के मूव के हिसाब से, पॉलिसी कॉम्पिटिटर के मूव के हिसाब से बदलता नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, पॉलिसी बनाते समय हम लोग अपने कॉम्पिटिटर के एक्शन को जरूर ध्यान में रखते हैं, बट कॉम्पिटिटर के मूव के कारण हम लोग अपने पॉलिसी को बदलते नहीं है। बट बोलता है पॉलिसीज को जनरली आपको समय समय पे रिव्यू करना चाहिए, पीरियोडिकली आपको उसको रिवाइज भी करना चाहिए। अगर आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, देन यू हैव टू रिव्यू योर पॉलिसीज, यू विल हैव टू रिवाइज योर पॉलिसीज। देखिए, इन प्लान्स को एक बार पढ़ना, समझना, याद करना इज अ डिफरेंट थिंग, और इनके ऊपर केस स्टडीज एंड एमसीक्यू को सॉल्व करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो नेक्स्ट सेशन में आई विल बी अपलोडिंग अ पर्टिकुलर वीडियो जहां पर हम लोग इन सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर केस स्टडीज एंड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आपको खाली क्या करना है, आपको अभी कंसंट्रेशन को चरम सीमा पे रखना है, इन चीजों को याद करना है, अब्सॉर्ब करना है, समझना है, और उसके बाद फिर हम लोग इनके ऊपर डिटेल केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक पॉलिसी आप लोग को क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर? सर प्रोसीजर क्या होता है? सर प्रोसीजर आर स्टेप्स। किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी को या किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अचीव करने के लिए प्री डिफाइंड, पहले से बनाया हुआ बेस्ट स्टेप्स, कि इस काम को करने का ये तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। सो प्रोसीजर डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए। इट स्पेल्स आउट स्टेप्स अरेंज इन द बेस्ट प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। सर अगर हम बात करें प्रोसीजर क्या होता है, सर किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो एग्जैक्ट मैनर है, जो बेस्ट सीरीज ऑफ स्टेप्स है, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी एयर इंडिया, एयरलाइन एविएशन कंपनी एयर इंडिया। एयर इंडिया का ऑब्जेक्टिव है पैसेंजर सेफ्टी, इनका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? एंड रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव।
अब अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। सर पॉलिसी क्या हो गया? स्टैंडिंग प्लान, हम लोग अभी पढ़े। डिटेल्ड स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। उन्होंने क्या पॉलिसी बनाया कि हम लोग कोई भी फ्लाइट डिपार्ट होगा ना, फ्लाइट के उड़ान के पहले वी विल डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब पहले से सब चेकअप करो, फ्लाइट का पूरा चेकअप करो। और उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आखिर होगा कैसे, किस तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक होगा। इंजन को चेक करना है, फ्लाइट के विंग्स को चेक करना है, मोटर को चेक करना है, व्हील्स को चेक करना है, क्या करना है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ कैसे बताया जाता है? प्रोसीजर में। क्या मेरा बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर है? प्रोसीजर क्या है सर? प्रोसीजर आर स्टेप्स टू फॉलो एन एक्टिविटी, टू एग्जीक्यूट एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो एग्जैक्ट मैनर है, जो स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का कुछ फीचर पढ़ते हैं। सर बोलता है प्रोसीजर शुड ऑलवेज बी स्टैंडर्डाइज्ड। क्या करना है, कैसे करना है, इन सब का स्टैंडर्ड होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सको कि देखो सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ना आपको व्हील्स चेक करना था, आपने चेक नहीं किया, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सके। उसके बाद यहां पे भूल से पॉलिसी लिखा हुआ है, दिस विल बी प्रोसीजर। क्या बोलता है? इट शुड बी रिवाइज पीरियोडिकली। सर जिस तरीके से पॉलिसीज को पीरियोडिकली रिवाइज करना पड़ता है, कभी कभी हमको अपने स्टेप्स को भी रिवाइज करना पड़ता है। उसके बाद इट शुड बी रीजनेबली स्टेबल येट फ्लेक्सिबल। बार बार हमारा पॉलिसी प्रोसीजर चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट रादर देन गेस वर्क। जब भी हम लोग एक स्टेप सेट कर रहे हैं, सीरीज ऑफ स्टेप सेट कर रहे हैं, तो आप अपने गेसवर्क के हिसाब से मत बताओ कि सर मेरे को लगता है ना कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, मेरे को लगता है वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या बेस्ट होना चाहिए, आप डेटा के हिसाब से बताओ। एंड मस्ट फोकस ऑन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका प्रोसीजर है वो अल्टीमेटली आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में जो हेल्प करना चाहिए। तो हम एक बार वापस पढ़ते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर? सर प्रोसीजर आर द एग्जैक्ट मैनर, प्रोसीजर आर द एग्जैक्ट मैनर जिसमें आप अपने किसी भी एक्टिविटी को फॉलो करोगे। इट स्पेल्स आउट सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर डिजाइन इन द बेस्ट ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल आप याद रखें ना कि एयर इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसेंजर सेफ्टी। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने पॉलिसी क्या बनाया? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे होगा ये प्रोसीजर बताएगा, प्रोसीजर स्टेप्स बताएगा, एग्जैक्ट मैनर बताएगा किस तरह से आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लान है विच इज मेथड। देखिए मेथड क्या बोलते हैं? मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ अकम्प्लिशिंग रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब्स। किसी भी रिपीटेटिव या रूटीन जॉब को करने का एक फॉर्मलाइज एंड स्टैंडर्ड तरीका कि सर अगर ये काम करना है ना तो ऐसे ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सब मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? एसएलएम या डब्ल्यूडीवी। ये क्या है? मेथड। किसी भी अच्छा, क्योंकि देखिए डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हम लोग रिपीटेटिवली एंड रूटीन काम है, हर मंथ, हर क्वार्टर, हर ईयर हम लोग अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। सो किसी भी रिपीटेटिव एंड रूटीन जॉब को करने का एक फॉर्मलाइज एंड स्टैंडर्ड तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मेथड। अब बोलता है मेथड्स आर डिजाइन टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहना कि कौन सा मेथड लगाना है। सर क्लियर एसएलएम लगाना है, ताकि एडहॉकिज्म नहीं हो। एडहॉक मतलब एब्रप्ट डिसीजन नहीं हो। टाइम की कमी है, क्या करना है? सर काम करना, ये कर लो। नहीं भैया, पहले से बताया हुआ है। किसी भी रूटीन रिपीटेटिव काम को, किसी भी रूटीन और रिपीटेटिव काम को करने के लिए फॉर्मल एंड स्टैंडर्डाइज तरीका एंड इंश्योर्स इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। बिना मेथड के जब एडॉक डिसीजन लेते हो, बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हो, तो आपका रिसोर्सेज वेस्ट होता है, एफिशिएंसी खराब होता है। दीज आर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइड फॉर डे टू डे एक्शन। डे टू डे एक्शन के लिए स्पेसिफिकली बताएगा आपको कि क्या करना है, कौन सा मेथड लगाना है आपको। फॉर एग्जांपल वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो प्लीज वापस एक बार, सर व्हाट डू यू मीन बाय मेथड? सर मेथड मींस किसी भी रूटीन एंड रिपीटेटिव काम को करें, किसी भी रूटीन एंड रिपीटेटिव काम को करने के लिए जो बेस्ट फॉर्मलाइज एंड स्टैंडर्ड तरीका है उसी को हम लोग बोलते हैं मेथड। ये क्या बता रहे हैं? सर दीज आर डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक गाइड फॉर डे टू डे एक्शन। और ये क्या करता है सर? ये क्या करता है? सर ये ना एडहॉक डिसीजन को प्रिवेंट करता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है और कंफ्यूजन वगैरह को अवॉइड करता है। मेथड किसी भी काम करने, किसी भी चीज को करने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, एग्जैक्ट मेथड क्या है, स्टैंडर्ड तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ, विच इज योर रूल्स। सर व्हाट आर रूल्स? Sir, rules are statement of what should be done and what should not be done. ऑफिस premises में, फैक्ट्री premises में सिगरेट पीना मना है, स्मोकिंग इज नॉट
परमिटेड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। ये क्या है? किसी भी काम को करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज कॉल्ड रूल। रूल्स आर स्टेटमेंट, रूल्स आर स्पेसिफिक, जनरल नहीं है सर, जनरल नहीं है। आपके लिए हमने कोई इंटरप्रिटेशन का जगह नहीं छोड़ा है, हमने आपके लिए नहीं छोड़ा है कि आपको करना है कि नहीं करना है, करना होगा। फैक्ट्री में, ऑफिसेज में सिगरेट पीना इज नॉट अलाउड, इट्स अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। क्या बता रहे हैं? व्हाट शुड बी डन एंड नॉट व्हाट शुड नॉट बी डन। दे इंडिकेट लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर विच इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। सर रूल बनाया क्यों जाता है? डिसिप्लिन के लिए। सर दीज आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड नॉट बी डन एंड लिमिट ऑफ एक्सेप्ट, कितना हम बर्दाश्त करेंगे, क्या हमारा एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ताकि हम लोग अपने डिसिप्लिन को प्रमोट कर सके। दे आर मेंट टू बी एनफोर्स रिजिडली विद फ्यू एक्सेप्शन। सर यहां पर इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं है, करना है कि नहीं इसका स्कोप नहीं है, करना होगा, बट थोड़ा बहुत कभी कभार फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग। रूल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए कभी कभी मैंने रूल बनाया आपके लिए, आपको हो सकता है ना वो बड़ा रिजिड सा लगे। रूल्स आर समटाइम परसीव्ड टू बी रेस्ट्रिक्टिव, आपको लग रहा है कि आपको बंदिश में रखा जा रहा है, आपके ऊपर रोक टोक लगाया जा रहा है, एंड मे लीड टू हॉस्टिलिटी, आप रिटेलिएट करोगे, नहीं सर हम तो नहीं करेंगे। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? इट शुड इंश्योर रूल्स आर वैलिड एंड नेसेसरी। अननेसेसरी रूल्स अगर आप लगाओगे तो उससे हॉस्टिलिटी क्रिएट होगा, लोगों के मन में रिटेलिएशन क्रिएट होगा। तो बोलता रूल्स ऐसा बनाओ जो वैलिड हो, नेसेसरी हो, लोग उसको सोच समझ के मान ले कि हाँ भैया रूल तो ना जरूरी है, डिसिप्लिन के लिए रूल जरूरी है। वरना क्या होगा? आप रूल्स बनाओगे और लोग उसको एज रिस्ट्रिक्शन परसीव करेंगे। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर। व्हाट आर रूल्स? सर रूल्स आर specific statement of what should be done and what should not be done. So they are specific statement of what should be done and what should not be done, and they indicate limit of acceptable behavior. They ensures discipline. सर रूल्स ऐसा बनाओ जिसमें रिजिडिटी होना चाहिए बट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी लोग रूल्स को रिस्ट्रिक्टिव मान लेते, कभी कभी लोग रूल्स को रिस्ट्रिक्टिव मान लेते हैं, और रिस्ट्रिक्टिव मानने के कारण उनके अंदर हॉस्टिलिटी क्रिएट होता है। तो ध्यान क्या रखना है सर? रूल्स हैज टू बी वैलिड एंड नेसेसरी। अननेसेसरी रूल्स अगर आप बनाओगे, बहुत नियम कानून लगाओगे, तो पीपल विल परसीव एज रिस्ट्रिक्टिव। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट प्लान की तरफ बढ़ते हैं विच इज बजट। सर बजट क्या है? सबको मालूम है सर, बजट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज योर एक्सपेक्टेड बिहेवियर। आप क्या करना चाहते हो उसके लिए एक स्टेटमेंट बना है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा सेल्स बजट, वो क्या बताएगा? अगर मेरे को भविष्य में सेल्स अचीव करना है तो किस क्वार्टर में कितना यूनिट बेचना है, कितने अमाउंट में बेचना है, किस रीजन में कितना बेचना है, मान लीजिए मैंने कैश बजट बनाया तो आने वाले साल में कौन कौन से मंथ में मेरे पास कितना कितना पैसा आने वाला है। तो दीज आर स्टेटमेंट of expected result for a future period in numerical term. These are statement of expected result. बजट क्या होता है? जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। These are expected, कि जो मेरे को लग रहा है कि ना अगर हमारा बिजनेस का ये करंट पोजीशन है तो अप्रैल में इतना कैश फ्लो आएगा, मई में इतना कैश फ्लो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ फ्यूचर पीरियड। बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है एंड इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। नंबर्स में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी क्वालिफाई नहीं होता, इट इज ऑलवेज क्वांटिफाइड। दे आर एक्सप्रेस आइदर इन टाइम। जैसे लोग क्या करते हैं, लोग मैन आवर का बजट बनाते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी वर्कर है कितना कितना उनके पास मैन आवर अवेलेबल है टाइम के हिसाब से। मनी के टर्म्स में तो नॉर्मली हो गया सर, सेल्स बजट हो गया, कैश बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, एंड मे बी इन फिजिकल यूनिट्स कि हम लोग आने वाले क्वार्टर में हर वीक में कितना कितना प्रोडक्शन करेंगे। सो सर व्हाट डू यू मीन बाय बजट? सर बजट इज अ स्टेटमेंट, बजट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन अ फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। सर तीन चीज ध्यान रखना, इट्स अ स्टेटमेंट सर, इट्स अ स्टेटमेंट दैट शोज एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर अ फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। सर बजट को हम लोग नॉर्मली तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं सर, टाइम के हिसाब से, मनी के हिसाब से, फिजिकल यूनिट के हिसाब से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है सर, बजट जो है ना वो प्लानिंग में भी हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। सर कंट्रोलिंग हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है, अभी हम लोग प्लानिंग में खड़े हैं, कंट्रोलिंग बाद में पढ़ेंगे। बट बजट प्लानिंग में भी हेल्प करता है और कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। सर प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है? सब बोलता है प्लान क्या होता है? प्लान मीन्स इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म। हम लोग क्या किए? प्लान इज व्हाट? समबडी माय प्लानिंग। सर प्लानिंग मीन्स व्हाट वी वांट टू डू, हाउ वी वांट टू डू।
तो सर बजट क्या कर रहा है, इन्हीं चीजों को तो एक्सप्रेस करे नंबर्स के फॉर्म में। और सर कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग ये देखता है कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाय सर्विंग एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। बजट बनने के बाद हम लोग ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बजट के हिसाब से है कि नहीं है। जितना हमने कैश इनफ्लो सोचा था, क्या उतना कैश फ्लो आया कि नहीं। जो कैश फ्लो सोचा इस प्लानिंग, जो कैश फ्लो आया इस एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनको कंपेयर करते हैं। सो बजट इज अ टूल दैट हेल्प्स बोथ इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आया। बजट क्या होता है, हम लोग अपने लास्ट प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज प्रोग्राम। सर व्हाट इज प्रोग्राम? सर प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जितना प्लान पढ़ा सर, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, बहुत डिटेल, बहुत एग्जॉस्टिव, which is designed to implement policies and achieve objects. It's a comprehensive plan, बहुत डिटेल्ड प्लान है, ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं हो रहा है, एकदम घुस के डिटेल में हम लोग प्लान बना रहे हैं। So what is a program? So program is a comprehensive plan. Program is a comprehensive plan to implement policies and objectives. सर क्या पता चलता है इसमें, देखिए ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बताते हैं किसी भी काम को करने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए। सर आपने तो बोला था स्टेप्स मतलब प्रोसीजर, जी हाँ, प्रोग्राम के अंदर प्रोसीजर भी आता है। सर रिसोर्सेज टू बी यूज, कौन कौन सा रिसोर्स यूज करना है, किसी टाइम को कब तक कंप्लीट करना है, सर वो काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, सब कुछ हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में डिस्कस करते हैं। उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं सर, उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, टास्क, पॉलिसीज एटसेट्रा। जितने भी हम लोग प्लान पढ़ते हैं उन सारे प्लान के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रोग्राम। सर व्हाट इज अ प्रोग्राम? सर प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू इंप्लीमेंट, अपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। सर इसमें क्या पता चलता है? सर इसमें पता चलता है क्या स्टेप्स हमको लेना है, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक हमारा समय काम खत्म होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। आई थिंक दिस डिस्कशन वॉज हाईली हेल्पफुल टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज स्टे कनेक्टेड, क्योंकि इसके बाद हम इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर एक डिटेल वीडियो अपलोड करने वाला है, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज ऑन टाइप्स ऑफ प्लान, ताकि आप एग्जाम में एमसीक्यूज को, केस स्टडीज को भी डिकोड कर सकें। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी सीखने मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू सून, बाय बाय।